पर मेरा नज़रिया आजकल ये भी है कि मैं बहुत शिकायतें मुझे ज़िंदगी से होती नहीं हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी एक अलग पैकेज है और उस पैकेज के हिसाब से जीवन मिल जाता है। तो मैं बहुत गिला रखता नहीं हूँ जीवन से। साहिर की एक गज़ल है, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फ़िक्र को धुआँ में उड़ाता चला गया। उसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति है। मतलब एक तो ये है कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसको भुलाता चला गया। एक तो ये है ही। अब जैसे फ़िल्म में इस उम्र में कर रहा हूँ, किसी के मन में आ सकता है काश पहले मिल गया होता। मुझे सच में आज तक के मन में नहीं आया। मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि फ़िल्म मेकिंग नहीं कि तो मैं जो कर रहा हूँ वो भी ठीक ही कर रहा हूँ। अगर मैं प्रॉपर आईएएस में होता, शायद वहाँ भी ठीक ही कर लेता। तो वो सब गिला है नहीं। और इस गज़ल का जो आखिरी शेर है, जो मुझे सबसे नज़दीक है, गीता में एक कंसेप्ट आता है स्थित प्रज्ञ का, जिसका मतलब है कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता ये है कि जब आप गम और खुशी, सुख और दुख के बीच बैलेंस करने की स्थिति में आ जाए। आपको सुखों से बहुत उछलने का मन ना करे, दुखों से बहुत बेचैनी, छटपटाहट ना हो। स्थित प्रज्ञ का जो कंसेप्ट है, बड़ा गहरा कंसेप्ट है। उसको बहुत आसान भाषा में साहिर ने इस गज़ल के आखिरी शेर में कहा, गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो मैं काफ़ी हद तक, पूरा तो खैर कौन हो पाएगा, लेकिन मेरा स्वभाव शायद ऐसा हो गया कि मुझे बहुत अब फ़र्क पड़ता नहीं है। मैं फ़िल्म में हूँ, अच्छा लगता है, मेरे घर के लोग मुझसे ज़्यादा खुश हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे भी अच्छा लगता है। पर ऐसा नहीं है कि अगर मैं फ़िल्म में ना होता तो मुझे बहुत गीला हो जाता है। ठीक है, जो हो गया बढ़िया है, जो होगा बढ़िया होगा, इसी भाव में रहता हूँ। सर, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उन सभी को सोशल मीडिया की चमक-धमक बहुत अट्रैक्ट करती है। हर कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, हर कोई एजुकेटर बनना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को इस उम्र में, जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करने की ज़रूरत है या अपने करियर को प्लान करने की ज़रूरत है, वहाँ वो यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं और कुछ लोग कामयाब भी हो जाते हैं उसमें। तो उस पे आपका क्या टेक है? मतलब सोशल मीडिया आने के बाद ये तो है ही कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं, और यूट्यूबर बनना, टिकटॉकर बनना, ये ऑप्शंस पहली बार उन बच्चों के लिए भी खुल गए हैं जिनके लिए करियर पहले नहीं होता था। पहले सीधी सी बात थी कि 12वीं करो, ग्रेजुएशन करो, फिर करियर शुरू होगा, उसके बाद पैसा कमाएंगे। अब पहली बार ऐसा हुआ कि आप गेमर बन के पैसा कमा सकते हैं, शायद 10 साल की उम्र में ही। 5 साल का बच्चा यूट्यूबर बन के कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है कि उसके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाए, उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेशक। देखिए, जब जब नई तकनीक आती है, दुनिया को एडजस्ट होना पड़ता है। एक सोशियोलॉजी नाम का विषय है, आप शायद जानते होंगे। उसमें एक थिंकर, बड़े अच्छे हैं, अमेरिकन थिंकर थे 20वीं सेंचुरी में ही, टॉलकट पार्सन्स नाम था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि सोसाइटी एक इक्विलिब्रियम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें इक्वल पॉइंट पे आके टिकी रहती हैं। इनमें से कोई एक चीज़ आगे बढ़ जाती है, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई। अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती, समाज थोड़ा सा लड़खड़ाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद जो बाकी पैर हैं समाज के, वो उसके हिसाब से आगे बढ़ के एडजस्ट कर लेंगे। इस कंसेप्ट को बोलते हैं मूविंग इक्विलिब्रियम, की जो समस्थिति है वो बनी रहती है। कोई एक पैर आगे बढ़ता है या दाएं बाएं जाता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कि लड़खड़ा गया मामला, फिर बाकी पैर एडजस्ट हो जाते हैं। इस तरह से समाज आगे बढ़ता है। मेरी बड़ी स्पष्ट समझ है कि समाज में जब भी कोई ऐसा ट्रांजिशन आता है, कुछ समय लगता है। कुछ समय के बाद समाज अपने रास्ते निकाल लेता है। तकनीक भी उसमें हेल्प करती है। जैसे अभी की स्थिति है, बच्चे यूट्यूब पे बहुत टाइम दे रहे हैं, फेसबुक पे टाइम दे रहे हैं, या जो भी नए इस तरह के ऐप्स हैं। अब ये समाज के सामने एक चुनौती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, अटेंशन का उनका स्पैन कम होता जा रहा है। ये सब एक चुनौती है। वो समाज से कट रहे हैं, एक वर्चुअल सोसाइटी में हमेशा एक्टिव हैं। वो 24 घंटे एक समाज में हैं, लेकिन रियल सोसाइटी से अलग है। उनका समाज है, फ़ोन के अंदर समाज है उनका। वो समाज उन्हें प्रभावित भी करता है। वो एक फ़ोटो खींच के डालते हैं, उस पर लाइक आता है, लाइक देख के खुश होते हैं, क्योंकि लाइक भी एक सामाजिक अंतरक्रिया ही तो हुई। पर वो 24 घंटे एक समाज से घिरे हुए हैं, जबकि 24 घंटे समाज से घिरा होना अच्छी बात नहीं है। कुछ मी टाइम भी होता है, कुछ फैमिली टाइम भी होता है। सोशल मीडिया ने व्यक्ति और समाज के बीच के अंतराल को समाप्त कर दिया है। अब 24 घंटे समाज के बीच में है। आप घर के अंदर भी हैं तो समाज लगातार आपको
कमेंट से, लाइक से, डिसलाइक से आपको पोक कर रहा है, परेशान कर रहा है। जिसको रूसो ने कहा था सोसाइटी इज टू मच विद अस, समाज हमारे साथ बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। वो तो उस ज़माने में कहा, 18th सेंचुरी में। आज रूसो होता तो मर ही गया होता देख के बेचारा। तो ये एक तनाव की स्थिति है। मैं भी अपने घर में देखता हूँ बच्चों को फ़ोन पे बहुत समय बच्चे क्यों, हम भी गुजारते हैं, पेरेंट्स भी गुजारते हैं, सभी गुजार रहे हैं, है ना? धीरे धीरे क्या होगा, इसके रास्ते निकलेंगे। जब समाज में तनाव बढ़ेगा, कुछ रास्ते निकलेंगे। जैसे मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए कुछ ऐसे टैब्स आएंगे, बहुत जल्दी टैबलेट्स आएंगे। पेरेंटल कंट्रोल तो एक चीज़ है ही, पर पेरेंट्स अभी उतने जागरूक हैं, उनको पता नहीं कि कैसे यूज़ करना है, उसको तो नहीं कर पाते हैं। अब आज के समय में बच्चे के पास फ़ोन ना हो तो वो प्रिमिटिव स्टेज में चला जाता है एकदम, क्योंकि बाकी बच्चे फ़ोन से, यूट्यूब से, इंटरनेट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, चैट जीपीटी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आपने फ़ोन छीन लिया तो बच्चा एकदम आदिम युग में चला गया। एक ये समस्या है। तो कुछ ऐसे टैबलेट्स मुझे लगता है बहुत जल्दी कुछ कंपनियां निकालने वाली हैं, सरकार कुछ ऐसा करेगी जिसमें एजुकेशनल टूल्स सारे होंगे, नॉन एजुकेशनल टूल्स पे कुछ कंपल्शंस होंगी, लिमिट्स होंगी कि आप 1 घंटे से ज़्यादा एक दिन में इंस्टाग्राम प्लस फेसबुक प्लस जो भी 3-4 चैनल्स हैं, टिकटॉक वगैरह जो होते हैं, गुजार ही नहीं सकते। और आप जिस भी टैब पे जाएंगे, आपका बायोमेट्रिक मार्कर है, आपकी आंख से वो पहचान रहे हैं। आप किसी भी और सिस्टम पे जाएंगे तो आपकी आंख से ही पहचान जाएगा, आपके सामने खुलेगा ही नहीं। कुछ ऐसे मैकेनिज्म, मैं रफ एक आइडिया बता रहा हूँ, ब्लूप्रिंट है ये, ब्लूप्रिंट है, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। और ये मूविंग इक्विलिब्रियम होना ही होना है, हमेशा होता है, अब भी होगा। अच्छा, अभी के लिए हम ये सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि अगर हम इस जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, कोई क्लास भी कर रहे हैं, तो वो मोबाइल की जगह रादर देन अगर हम लैपटॉप से पढ़ें या लैपटॉप ज़्यादा यूज़ करें तो वहाँ शायद कम ऑप्शंस होते हैं डिस्ट्रैक्शन के। ये बात ठीक है, लेकिन लैपटॉप बहुत कम लोगों के पास है। जैसे जैसे आप लोअर इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ जाएंगे, फ़ोन तो हर घर में फिर भी मिल जाएगा, सेकेंड हैंड ही सही 2-3 हज़ार का मिल जाता है आजकल स्मार्टफोन, अगर आप किसी ऐसी मार्केट से लें। इतना लगभग हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। कोई गांव का आदमी, छोटा किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, उसकी इच्छा है कि उसके बच्चे पढ़ें और उसको पता लगे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। फ़ोन खरीदते ही उसके सारे काम सॉल्व हो जाते हैं, लैपटॉप से नहीं होते हैं, और लैपटॉप उतना सस्ता मिलेगा भी नहीं। टैबलेट से भी उसके काम सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हाउस होल्ड्स हैं जहां अंत में फ़ोन पे ही काम करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म जो फ़ोन को एक ऐसी डिवाइस में कन्वर्ट कर दे बच्चे के लिए कि उसका मिसयूज ना करे। सबसे बड़ी बात, बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। अंततः जो मोटिवेशन अंदर से आता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस दिन किसी बच्चे को समझ में आ जाता है कि उसके हित में है कि मोबाइल का कम इस्तेमाल करे, और करे तो कैसे करे, तो वो समझदार बनता है। थोड़ा मुश्किल होता है उस उम्र के बच्चों को समझदार बनाना, लेकिन मैंने ये फील किया कि हर बच्चे के अंदर एक चिंगारी लगती है, उसकी उम्र थोड़ी कम ज़्यादा होती है। कोई 10 साल में सीरियस हो जाता है, कोई 15 में, कोई 18 में होता है, लेकिन एक उम्र में बच्चे सीरियस हो जाते हैं। बस बहुत दबाव बना के करेंगे तो कभी सीरियस नहीं होंगे। थोड़ा उनको मोटिवेट करके उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के स्तर पे जाके समझाना ज़्यादा अच्छा तरीका है। सर, एक स्टूडेंट के तौर पे, एक टीनेजर के तौर पे जिसने ये सपना देखा है कि उसे यूपीएससी करना है, हाँ, तो जब वो ये बात अपने दोस्तों में कहता है, अपने रिलेटिव में कहता है, तो उस पर पहले से ही एक एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर हो जाता है कि एक बड़ा एग्ज़ाम है, बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का सपना देख रहे हो, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या सही रास्ता है कि पहले तो वो ये पहचान कर सके कि मैं इस लायक हूँ, क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ कि नहीं। सेकेंड, उसके बाद वो क्या एग्ज़ाम होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कितने फेजेस में एग्ज़ाम होता है, वो कैसे पता करे, और जो ये एक्स्ट्रा बर्डन उसके आसपास क्रिएट हो जाता है उसको कैसे दूर करे। पहली बात तो है कि ढिंडोरा पीटने से बचना चाहिए, है ना। आप क्या करने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट किसी को क्यों अंदाज़ा लगे, केवल आपके पेरेंट्स को अंदाज़ा हो। और पेरेंट्स में इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो बच्चे की बात को अपने तक रख सकें, किसी को ना बताएं। क्यों किसी को बताना कि मैं ये कोई भी तैयारी मैं क्यों कर रहा हूँ, मन बताइए, अवॉइड कीजिए, अपने मन में सोचिए, तैयारी कीजिए। उसका बेस्ट। ज़्यादा दबाव इसलिए कि हम ढिंडोरा बहुत पीट देते हैं, बाद में जब नहीं हो पाता तो फिर सामाजिक आलोचना हम झेल नहीं पाते हैं। और ट्रोलिंग आजकल तो जिस लेवल पे होती है सोशल मीडिया में, कितने लोग ट्रोल करेंगे बाद में कहना बड़ा मुश्किल है। तो बचना चाहिए, कहने से बचना चाहिए।
वो मोटिवेशनल लोग आमतौर पे कहते हैं कि मेहनत चुपचाप करो, सफलता आपकी तहलका मचा दे, शोर मचा दे, वो जो अप्रोच है वो ज़्यादा ठीक है। दूसरा, आईएएस का एग्ज़ाम मतलब कौन कर सकता है, तो ये एग्ज़ाम सबसे मुश्किल प्रतीत होने वाला एग्ज़ाम है, सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं। कुछ बेसिक स्किल्स अगर आपकी ठीक हैं, जैसे आपका आईक्यू ठीक हो, मतलब रीजनिंग के सवाल आप कर पाते हो, भाषा आपकी ठीक पकड़ हो, अंग्रेजी में, हिंदी में, दोनों में, कम से कम एक भाषा में अच्छी पकड़ होनी चाहिए।